नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है और वैकेंसी आने के बाद से ही मैंने वीडियो बनाया है अभी उसके ऊपर कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको वैकेंसी का फॉर्म जो है फिल करना है। और फॉर्म बनाने के बाद बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं सभी स्टूडेंट्स की कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, प्रमोशन क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, जॉब में प्रेशर कैसा है, प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट जो है वो है या नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको एड्रेस करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं सिर्फ फैक्चुअल बात करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, देखिए इसका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली फरवरी में हो जाएगा। जनवरी तो ये लोग खुद कह के चल रहे हैं, लेकिन फरवरी तो मान के चलिए कि हर कंडीशन में एग्ज़ाम हो जाएगा। यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम की एक स्पेशलिटी यही है कि जब ये वैकेंसी निकालते हैं उसके 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें कि नोटिफिकेशन को रिलीज़ करना भी है। तो अब आप देख रहे हैं कि नवंबर में नोटिफिकेशन आया है, तो ये मान के चलिए कि पूरा प्रोसेस अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो मार्च में कंफर्म आ जाएगा। फरवरी में 2022 में जो है इसका एग्ज़ाम करा लेंगे। एग्ज़ाम कराने के 3 से 4 दिन के अंदर जो है इसके आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है। आप उसमें अपनी जो भी आपको ऑब्जेक्शन होते हैं वो आप रेज़ करते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर की नहीं आती है, बस सीधा रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में इनको लगभग लगेंगे 15 से 20 दिन। मार्च में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, मतलब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 1.5 बुलाया जाता है वैकेंसी के सापेक्ष। मान लीजिए कि जैसे कि 100 वैकेंसी अगर है तो उसके लिए 150 कैंडिडेट को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जो पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फाइनल रिजल्ट निकलता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो सारे ही तो बाहर हो नहीं जाते डॉक्यूमेंट में। और इस वाले जो वैकेंसी है इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट में कोई ये नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट मांगे, या सिंपल BCom है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। बस ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, EWS ये आप लोगों के सही होने चाहिए, तो बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो जून के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा कंफर्म, मतलब ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी जून के लास्ट तक, ये मान लीजिए सभी लोगों को। डिस्कॉम्स अलॉटमेंट हो जाता है। डिस्कॉम्स क्या होते हैं भी मैं आपको भी बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पहली सैलरी है वो आपको अगस्त में मिल जाएगी, ये बात कंफर्म है। अगस्त 2022 में जुलाई की सैलरी मिलेगी, मतलब आप जुलाई में एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है ये, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है दूसरे से इरिगेशन हो गया, कोर्ट हो गए, पुलिस हो गए, टीचर हो गए, इनको जो बेनिफिट्स मिलते इनको भी हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलते। ये कह सकते हो कि उनको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच का एक है वैकेंसी, आप कह सकते हो। और इसमें जो है बेनिफिट्स लगभग सारे वही हैं, पर थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन लोगों को मिलते हैं, ये मानना पड़ेगा। अब क्या होते हैं ये भी किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या उनको मिलते हैं और क्या इनको नहीं मिलते, वो एक अलग मुद्दा है, उसको बाद में देखेंगे। ऑफिस में जो वर्किंग टाइम है, जो ऑफिशियल वर्किंग टाइम होगा वो होगा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन बात यह है कि इसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ये पब्लिक डिपार्टमेंट है। लाइट हम सभी के घर में यूज़ हो रही है, तो लाइट मतलब यूपी में है या कहीं भी है, लाइट तो सबके घर में है ही, और जब लाइट है तो फिर वर्क है। आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट से बाकी लोगों को काम ना पड़े, पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबको काम पड़ेगा। आप बैंक में हैं तो हो सकता है बैंक में आपका अकाउंट हो या ना हो, और अगर हो भी तो किसी और बैंक में हो सकता है, पर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो वो किसी ना किसी मतलब वो होगी यूपी में। अपना जो है यूपी के जो अभी सिर्फ क्योंकि यूपी पावर कॉरपोरेशन ही है, बाकी तो नहीं है, तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये मान के चलिए। टाइम की जो ऑफिस का वैसे तो ऑफिशियल 10 से 5 है, लेकिन ये डिफ़र करता है ऑफिस टू ऑफिस, मतलब वर्क प्रेशर उस ऑफिस के अंदर कितना है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रखी है, क्योंकि ऑफिस में भी हियरार्की है, नीचे ऑफिस पर, उसके ऊपर ऑफिस, सबसे नीचे के जो मतलब एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वो होती है, पोस्टिंग होती है, वो ये मान लीजिए डिवीज़न लेवल पे होती है, डिवीज़न लेवल से नीचे नहीं होती। डिवीज़न से ऊपर सर्किल होते हैं, सर्किल से ऑफिस, जोन ऑफिस होते हैं, जोन ऑफिस या चीफ ऑफिस कह सकते हैं, फिर उसके बाद डिस्कॉम्स होते हैं, फिर उसके बाद लखनऊ में पोस्टिंग होती है। तो डिवीज़न से नीचे तो नहीं होती, और हर जगह उस ऑफिस में किस तरह का वर्क प्रेशर है देखा जाता है। क्योंकि ये लगा लीजिए, ये भी नहीं कि अगर मान लीजिए 4 लोगों की अलग अलग डिवीज़न में पोस्टिंग है तो उन डिवीज़न में सेम वर्क होगा, अलग अलग वर्क मतलब वर्क सेम होगा, लेकिन वर्क प्रेशर अलग अलग हो सकता है।
क्योंकि वहाँ पर कितना वर्क पेंडिंग चल रहा है और किस तरह का वहाँ पर स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना कैपेबल है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो वर्क प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा, कितनी देर नहीं। वर्क सबका एक जैसा ही है, लेकिन उस जगह पर जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है वहाँ पर आपका जो टाइम है वो थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है। और डिफ़र की अगर बात करी जाए तो प्रैक्टिकली जो इस टाइम टाइमिंग चल रही है, तो ये मान लीजिए कि 10 से 7 की चल रही है। 7 बजे से पहले तो कोई भी जा ही नहीं रहा है, 7 तो बज ही जाते हैं ऑफिस में, ये लगा लीजिए। और अगर ज़्यादा वर्क आ जाता है, ठीक है, जैसे मार्च का टाइम है, फरवरी का टाइम है, और आजकल तो नई नई स्कीम्स आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अकाउंटेंट की बहुत हेल्प चाहिए, इसलिए एकदम से नई वैकेंसी निकाली गई है। तो फिर तो ये मान लीजिए 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। हॉलीडेज़ की बात करी जाए तो देखा जाए संडे को हॉलीडे रहता है, सेकंड सैटरडे को रहता है, पब्लिक हॉलीडेज़ रहते हैं, पर पब्लिक हॉलीडेज़ यहाँ पर मोस्टली कैंसिल ही होते हैं क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा है। तो ये पब्लिक हॉलीडेज़ में वर्क करना पड़ता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। पब्लिक हॉलीडेज जैसे छोटे मोटे हॉलीडेज़ होते हैं, गांधी जयंती हो गया या फिर क्या नाम है आपका, और जन्माष्टमी हो गया, इन सब में तो समझ लीजिए काम कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप हॉलीडे पे भी अपने घर पे हो ना, तो भी आपके पास कॉल्स वगैरह आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत मतलब ये लगा लीजिए कि आपको एक जॉब तो मिल जाएगी, जॉब अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं इस डिपार्टमेंट में आके कि मैं 10 से 5 की नौकरी करूँगा, उसके बाद मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर लूँगा, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है थ्रेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि बात चल रही है कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट करा जा रहा है, तो क्या होगा या नहीं होगा। तो हाँ, ये थ्रेट चल रहा है, और कब होगा ये नहीं कह सकते, होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, पर थ्रेट है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएँ। मतलब जैसे आपने टेलीकॉम सेक्टर में देखा, सिर्फ पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल थे, तो उस टाइम क्या था, बीएसएनएल और एमटीएनएल के बाद जो है ये लोग प्राइवेट प्लेयर्स लेकर आए, प्राइवेट डिस्कॉम्स वगैरह लेकर आए, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आए, जैसे कि एयरटेल आ गया और बाकी डोकोमो आ गए, वोडाफोन आ गया, आइडिया आ गए। तो उसमें क्या था कि उनको सर्विस वो लोग पहले तो थोड़ा सस्ते में देने लगे, इनकी सर्विस को क्या नाम है वो कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। तो ऐसा ही कुछ ये चाह रही है, मतलब अभी डिस्कॉम्स है, कंपनीज़ हैं, है ना, 4-5 कंपनीज़ हैं अभी, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है, दक्षिणांचल है और कैस्को है। तो ये चाहते हैं कि एक कंपनी के क्षेत्राधिकार में ही और भी प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, और गवर्नमेंट मतलब एक उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो ये उसके पास एक राइट हो कि वो कहाँ से चूज़ करे, कहाँ से उसको लाइट लेनी है। तो अगर इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही, लेकिन कब तक होगा पता नहीं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी है, लोगों की इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, और पॉलिटिकल मुद्दे भी होते हैं। तो कब तक होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं पता, हाँ, लेकिन थ्रेट है, ये बात है। अगर फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो फिर एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो देखो ये अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि जो भी अंडरटेकिंग होगा, जो भी क्या नाम है इसको करेगा, मतलब पूरा तो नहीं करेगा कि पूरे यूपी को कर लेगा या पूरे डिस्कॉम को कर लेगा। इनकी जो प्लानिंग है वो डिस्कॉम के अंदर में ही दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने की है, तो वो अपना स्टाफ हायर करेगा और अपने हिसाब से चलाएगा। तो हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में ये अपने एम्प्लॉयज़ को रखें, बाद में धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर दें, पर कुछ कह नहीं सकते कुल मिला के कि क्या होगा। पर हाँ, इसमें थ्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पोजीशन की बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन है। देखो इसमें जो है ना 3 विंग होते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए 3 कह लो या 2 कह लो, एक है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आते हैं आपके TG2 हो गए, जेई हो गए और इंजीनियर्स हो गए, जो SDO वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, SC चीफ इंजीनियर्स कह सकते हैं। और दूसरा जो विंग होता है वो क्लरिकल कैडर है या फिर अकाउंट्स कैडर है, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल है। तो अकाउंट्स कैडर में ये लोग हो गए अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट, फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, फिर अकाउंट ऑफिसर हैं, फिर उसके ऊपर जो है डिप्टी CEO होते हैं, ठीक है। इस तरह से DGM वगैरह होते हैं, इनकी हायरार्की अलग चलती है, और जो टेक्निकल वाली है उनकी अलग चलती है। लेकिन किसी भी ऑफिस का जो हेड है वो एक टेक्निकल ही है इसमें। अगर आप डिवीज़न में पोस्टिंग है तो वहाँ के जो हेड होंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे। सो अगर आप SC ऑफिस में हैं तो वहाँ पे जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होंगे उसके हेड। अगर आप उससे बड़े ऑफिस मतलब चीफ ऑफिस में है तो वहाँ के हेड जो होंगे वो चीफ इंजीनियर होंगे। लेकिन हाँ, इनका एक अलग ऑफिस भी यहाँ से शुरू हो जाता है, जोन ऑफिस जिसे कहते हैं। वहाँ पर जो हेड होगा वो अकाउंट्स कैडर के ही होंगे, वो डिप्टी CEO होंगे, जो एक CA होते हैं मोस्टली, ठीक है ना, CA या फिर एक MBA फाइनेंस जिसको 5 या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है अपनी रिलेवेंट फील्ड में, वो लोग। फिर उसके ऊपर जो डिस्कॉम्स होती है कंपनी में पोस्टिंग होती है, लेकिन वहाँ के जो हेड है खैर वहाँ के तो IAS होते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ देखा जाए आपका शक्ति भवन में, तो वहाँ पर भी हेड जो हैं वो IAS हैं। तो इस तरह से है, तो इसमें 2 विंग है। तो विंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो पोजीशन है वो दूसरे नंबर की रखते हैं, वो किसी भी ऑफिस में हो। अगर वो डिवीज़न में है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद जो पोजीशन है वो अकाउंटेंट की होती है,
फिर अगर सर्किल में देखा जाए तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद भी अकाउंटेंट की होती है। वहाँ देखा जाए अगर क्या कहते हैं चीफ़ ऑफिस में, तो वहाँ भी चीफ़ ऑफिस में भी उनके बाद जो है अकाउंटेंट की ही होती है। तो पोजीशन इनकी अच्छी है, इनके पास राइट्स अच्छे हैं। अब मान लीजिए ये मान के चलिए कि जो हेड ऑफ़ द ऑफिस होता है, जैसे कि जिसे कार्यालय अध्यक्ष कहते हैं, उसकी अनुपस्थिति में इनको साइन करने का अधिकार है। ठीक है। ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉर्मली 5 साल बाद जो है वो अकाउंटेंट की पोजीशन पे प्रमोट हो जाता है, और उनका जो जीपी है ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे हो जाता है। अब 4200 ग्रेड पे मैं आपको पता ही है कि लगभग 36,800 बेसिक पे होता है। और अभी जो स्टार्टिंग में जो पेमेंट मिलेगी वो 29,700 के हिसाब से मिलेगी, और किस तरह से मिलेगी वो मैं भी आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद अगले 10 साल के अंदर जो है वो आपका अकाउंटेंट से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पे प्रमोशन हो जाता है। वो 5400 ग्रेड पे की जॉब है, और उसके बाद 5 साल बाद लगभग अकाउंट ऑफिसर से, नॉर्मली यहाँ तक कोई नहीं जा पाता अकाउंट ऑफिसर से, इतने प्रमोशन नहीं है। अकाउंटेंट सभी बन जाते हैं, डबल एओ भी बन जाएंगे, डबल एओ के बाद अकाउंट ऑफिसर बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस जॉब में जो मैक्सिमम ग्रेड पे आपको मिलेगा 5400 ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पे 5400 ग्रेड पे लास्ट है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट ऑफिसर पे प्रमोशन होता भी है तो आपका ग्रेड पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इस जॉब में एक बात यह है कि सिर्फ आपके 3 बार जो है स्केल बदलेंगे। तो 3000 से 4200 हुआ, 4200 से 5400 हो गया। ठीक है। इस बीच में एक 4600 और लग जाता है, क्योंकि वो टाइम स्केल है ही, सॉरी 4800। तो ये है। आगे इसमें अगर देखते हैं कि वर्क प्रेशर मैंने आपको बता दिया बहुत है, और पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि जीएसटी पे करना, इनकम टैक्स पेमेंट करना। ठीक है। अब जेई के अकाउंट्स होते हैं, जेई के अकाउंट्स मतलब जो जेई होते हैं जो वर्क करते हैं फील्ड पे, उसके लिए जो भी, जैसे कि मान लीजिए किसी को कनेक्शन लेना है, तो उस कनेक्शन को लेने के लिए जब वो कोई मटेरियल लगाते हैं, कुछ साइड से मटेरियल हटवाते हैं जो कनेक्शन होता है, तो इन सब के अकाउंट्स बनते हैं, उनको मेंटेन करना। ठीक है। इसके अलावा जो कैश कलेक्शन होता है, उस कैश कलेक्शन सही से कलेक्ट होके आ रहा है नहीं आ रहा है, बैंक में जा रहा है नहीं जा रहा, उसका रियलाइजेशन करना, उसका हिसाब किताब रखना पूरा का पूरा, उसको मॉनिटर करना। और इसके अलावा जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सैलरी वगैरह जो डिसबर्स हो रही हैं उसके अकाउंटिंग करना। ठीक है। जो ठेकेदारों को होते हैं उनके जो पेमेंट्स हो रहे हैं उसको मैनेज करना, उनको पेमेंट करना। ठीक है। और जितनी भी स्कीम्स हैं, तो मतलब जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनका पूरा रोल होता है। इनके साइन के बगैर कागज़ आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में तो इनका है। इस डिपार्टमेंट में देखिए दूसरी बात क्या है कि एक नया सॉफ्टवेयर आ गया सैप। सैप आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग प्राइवेट फील्ड से हैं, अगर प्राइवेट फील्ड में जॉब करते हैं, सैप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। बाहर अगर आप इसको सीखते हैं तो बहुत आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो इस डिपार्टमेंट में भी 2 साल पहले ये सैप इम्प्लीमेंट हुआ है, तो अब अकाउंटेंट्स को इस पर वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इससे ही गो थ्रू हो रही हैं। बिना सैप के तो इस समय ये समझ लीजिए कोई काम हो ही नहीं रहा। सैप अगर आपको आता है तो ही आप आज में काम कर पाएंगे। मतलब अभी सैप की इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जब आप इस जॉब में आ जाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए यही है कि डिपार्टमेंट के अंदर ये आपके कुछ लोग हेल्प करेंगे जिनको आता है। इसके अलावा कुछ एसओपीज़ मिल जाती हैं, कुछ वीडियोज़ मिल जाती हैं, पर आप काम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इतना भी कोई हुआ नहीं है। ठीक है। पोस्टिंग्स के लिए मैंने बताया कि देखिए 5 डिस्कॉम्स में अलॉट है पूरा यूपीपीसीएल। एक तरह से देखा जाए, एक है मेरठ डिस्कॉम जिसका हेडक्वार्टर है पश्चिमांचल जो हो गया, दूसरा है पूर्वांचल जिसका आपका वाराणसी हो गया हेडक्वार्टर, तीसरा है मध्यांचल जिसका हेडक्वार्टर हो गया लखनऊ। लखनऊ में ही मेन हेडक्वार्टर भी है जो चारों का है। उसके बाद एक दक्षिणांचल जिसका हेडक्वार्टर आपका आगरा में, और एक है कानपुर कैस्को में। ठीक है। इनके अंदर फिर आते हैं जोन ऑफिस आते हैं, एक जोन के अंदर 4 से 5 ज़िले हो सकते हैं। फिर उस जोन के अंडर में जो आते हैं वो आते हैं सर्किल ऑफिस। एक सर्किल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है और तहसील लेवल पे भी, और उसके नीचे आते हैं डिवीज़न। डिवीज़न तहसील लेवल पे ही होते हैं, तहसील से नीचे नहीं होते। ठीक है। तो एक जनपद के अंदर जो है 6 से 7 या 8 से 10 डिवीजन्स हो सकते हैं ईजिली। तो पोस्टिंग आपकी वेरी करती है कि कहाँ पर है कहाँ पे नहीं, और जिस हिसाब से पोस्टिंग होगी उसी हिसाब से आपकी सैलरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। वो सिर्फ एचआरए की वजह से आता है। एचआरए में भी इसमें सिर्फ 3 कैटेगरी हैं, क्योंकि जो इन्होंने सिटीज़ बांट रखी हैं वो सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अनुसार बांट रखी हैं। ठीक है। लेकिन एक अकाउंटेंट को प्रैक्टिकली डिवीज़न से नीचे पोस्टेड नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी एक बार हम देख लेते हैं कि सैलरी कितनी है। ये एक सैलरी स्लिप मेरे सामने है, देखिए मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। ये एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, लेकिन थोड़े पुराने हैं, 2017 बैच के असिस्टेंट अकाउंटेंट है ये। तो अगर इस सैलरी को हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सैलरी है। देखिए इनकी जो सैलरी है वो 34,500 रुपये है। बेसिक सैलरी आप देखिए, बेसिक सैलरी जो है वो 34,500 रुपये है। तो क्योंकि ये 2017 के हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है वो लग चुका है। 34,500 रुपये, 34,500 रुपये इनकी बेसिक सैलरी है। लेकिन इनके साथ क्या है कि इनके इंक्रीमेंट लग चुके हैं, मतलब क्योंकि 2017 के हैं
भाई 29,800 थी, फिर 30,600 हुई, फिर 31,500 हुई, फिर 32,600 हुई, फिर 33,400, फिर 34,500, इस तरह से करीब 5 साल के इनमें इंक्रीमेंट लगे हैं। इंक्रीमेंट लगता है, हर साल लगता है, ठीक है। 3% लगता है। आप लोगों की ज्वाइनिंग देख लेना जुलाई तक ही होगी, मतलब जुलाई में आपकी होगी, तो आपका अगला इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई 2024 में, देखिएगा, ठीक है। 3% लगेगा। 29,700 का जो है 3% आगे बढ़ाएंगे, 30,600 जाएगा। उसमें मिलता है आपको डीए, जो भी डीए का रेट चल रहा होगा। जैसे इस टाइम जो डीए का रेट चल रहा है वो है 38%, ठीक है। ये लेकिन जो सैलरी बनी हुई है ये 34% पे बनी हुई है, ये 34% पे बनी हुई है, क्योंकि ये सैलरी थोड़ी पुरानी है, 1 सितंबर की है। अभी जो डी है वो अक्टूबर में लगा है, तो यह अगस्त की सैलरी स्लिप है ना। तो सितंबर की सैलरी स्लिप अगर अब अक्टूबर में देखा जाए तो उसमें 38% हो गया है। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कितना आपका बैठेगा। हाउस रेंट है 1130 रुपये, तो ये 1130 रुपये ग्रुप, मतलब जो सी क्लास की जो सिटी है उसके लिए है, और जो लगभग क्लास ए की सिटी होगी वो 4,500 रुपये होगा, मान के चलिए। और एक मिलता है मेडिकल अलाउंस 200 रुपये। इसके अलावा अकाउंटेंट को और कोई मतलब फैसिलिटी नहीं मिलती पे में, ठीक है। इसके बाद इनका करता है एक फ़ंड होता है जिसमें मतलब जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक और डीए जो होता है उसका जो 10% है टोटल काट लिया जाता है ना। वो आपके फ़ंड के लिए होता है, भविष्य के लिए। उसका 10% वो जमा होता रहता है, जब रिटायरमेंट हो जब मिल जाएगा, या फिर बीच में आपको अगर नीड है तो जो भी नियम होंगे उसके अनुसार मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अभी मिल रही है, पर कितने दिन तक मिलेगी पता नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इस बात पे काम कर रही है कि जो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ पर मीटर लगाया जाए, और उनको भी जो नॉर्मल रेट्स हैं उसके अनुसार उनको फैसिलिटी दी जाए। तो ये जल्दी छिनने वाली है, पर अभी ये है कि मिल रही है तो उसके अनुसार जो है फ़िक्स चार्ज इसका कटता है। तो अकाउंटेंट के लगभग 500 रुपये कटते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर आपकी जो सैलरी है वो लगभग कितनी बनेगी जब आप स्टार्टिंग में आएंगे। इसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी आपकी लगभग सैलरी बनेगी। एक बार हम सैलरी देख लेते हैं कि लगभग कितनी सैलरी बनेगी। तो ये लगा लीजिए 29,700 आपकी बेसिक रहेगी। और अगर उस टाइम तक बात करी जाए जिस टाइम आप लोगों की पोस्टिंग होगी, तो मेरा मानना है कि देखिए 38% अब चल रहा है, तो मान के चलिए कि लगभग 41% आपका उस टाइम वो हो चुका होगा। तो 41% आपका लगेगा, तो 29,700 प्लस 12,117 रुपये। तो अगर हम लगाएं कि 29,700 प्लस 12,117, अब इसका 10% जो है वो लगभग 4181 बैठेगा, तो वो फंड में चले जाएगा। तो इसमें से 4181 घटा दीजिए तो 37,636। अब इसमें से लाइट के भी घटा दीजिए, 499 रुपये घटा दिए, 37,137। और अब इसमें जोड़ दीजिए आप अपने लगभग, अगर मान लीजिए क्लास ए की सिटी में है तो लगभग 4,500 रुपये उसके जोड़ दीजिए, किसके, आपके जो HR है उसके। तो 41,137 प्लस 200 रुपये आप अपने जोड़ दीजिए मेडिकल अलाउंस के, तो लगभग 41,837 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब ये लगा लीजिए कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको लगभग 42,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 42,000 रुपये से आपकी जो है सैलरी शुरू होगी, जब अगले साल होंगे 42,000 रुपये इन हैंड, और उसमें 4-4,500 रुपये आपके फ़ंड में जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे राइट्स हैं, अच्छी आपकी लाइबिलिटी रहेगी, और अच्छी करियर ग्रोथ भी है। लेकिन अगर आपके पास, मैं बस ये कहूँगा कि अगर इस मतलब कोई और ऑफ़र आता है, आपने मान लीजिए ये वाला, आपकी ये वाली ज्वाइनिंग भी आ गई और किसी और डिपार्टमेंट में भी आ गई, और 5-6 हज़ार रुपये भी अगर आपके कम रहते हैं मतलब सैलरी के, और अगर वो फुल्ली गवर्नमेंट है तो उसको चूज़ कर लीजिएगा। पर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इसको कोई बुराई नहीं है, अच्छी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपने देख ही लिया होगा कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारी की सारी सिर्फ रेलेवेंट दी है, कोई अलग से कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताई हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अभी आपको इसमें दी जाएगी कि इसका पेपर क्या रहा, कट ऑफ क्या रही है, और बाकी स्ट्रक्चरल चीज़ें और भी बताई जाएंगी इसमें, और बाकी जो ऑफिस PPCL से अलग अलग वैकेंसीज निकल रही है उनके बारे में भी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।